बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने साइंटिफिक मेथड पे अपना लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। हाइपोथेसिस तक हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे लेक्चर कंक्लूड किया था। आज हमारा फोर्थ स्टेप है साइंटिफिक मेथड में कि हम हाइपोथेसिस किस तरह बना सकते हैं। अब हाइपोथेसिस बनाते वक्त हम दो मेथड्स यूज करते हैं। एक आपके पास है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। इसका जो कलर है वो येलो कलर। जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम कोई जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। अभी लफ्जों को पिक करो, जब एग्जांपल देके समझाऊंगा इन अल्फाज के मायने भी समझ आएंगे। एक स्पेसिफिक केस हम लेते हैं जिसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक हो जाएगी। उससे फिर हम एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, यानी एक केस से जो चीज हमें समझ आती है हम उसे बाकी तमाम केसेस पे भी अप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं एक दफा अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी दफा भी ऐसा ही हो रहा होगा। यह आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जो डेंगू फीवर वाली एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, ये देखो। एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं अगर हर पर्सन जो है, हर वो इंसान जिसे मॉस्किटो बाइट करता है और वो मॉस्किटो बाइट करने के बाद उसमें डेंगू फीवर हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। हमने सिर्फ उन्हीं लोगों पे ऑब्जर्वेशन की है जिन्हें मॉस्किटो ने बाइट किया तो उनमें डेंगू फीवर हो गया। इसे कहते हैं स्पेसिफिक केस, ठीक है, कि खास वही लोग कम्युनिटी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर बहुत से लोग हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों का इंतखाब कर रहे हैं जिन्हें मॉस्किटो बाइट करते हैं और उनमें फीवर हो जाता है। और हम देखते हैं हर दफा ऐसे ही हो रहा है उन लोगों में। हमने यहां स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से अब जनरल कंक्लूजन निकालना है। तो देखो जनरल कंक्लूजन क्या है। बायोलॉजिस्ट कंक्लूड करेगा कि उस एरिया में जितने भी मॉस्किटोज है ना, उनमें डेंगू का वायरस मौजूद है। अब हर मॉस्किटो ने तो बाइट नहीं ना किया होगा, लेकिन हमने अखज कर लिया, हमने उसे जनरलाइज कर लिया कि अगर मॉस्किटो बाइट करते हैं और पर्सन में फीवर हो जाता है तो इसका मतलब है वहां उस एरिया में जितने मॉस्किटो होंगे ये डेंगू का वायरस सभी मॉस्किटो में होगा। ये आपके पास कंक्लूजन को जनरलाइज करना है और इस मेथड को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अगर नीचे आप देखो, मैंने आपको एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है कि अगर हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करें तो ये जो मेथड होता है हाइपोथेसिस बनाने का, इसे आप इंडक्टिव रीजनिंग कहते हो। इसके मुकाबिल डिडक्टिव रीजनिंग है जो कि ऑपोजिट है। वहां हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे। यही सारी इंफॉर्मेशन मैंने आगे भी प्रोवाइड की है। पीछे से मकसद यह है कि आपको एक कंपैरिजन भी इकट्ठा मिल जाए। हमारे पास साइंटिफिक मेथड का जो फोर्थ स्टेप है वो डिडक्शन है, ठीक है। डिडक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं? हाइपोथेसिस बनाने के लिए, ठीक है। हमने पहले स्टेप में क्या किया था? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी थी फिर हमने ऑब्जर्वेशन की थी। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो ऑब्जर्वेशन से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, डाटा कलेक्ट होता है। अब हम इस इंफॉर्मेशन की बेस पे एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। उस लॉजिकल स्टेटमेंट को बनाने का एक तरीका है डिडक्शन। तो डिडक्शन असल में हाइपोथेसिस बनाने का तरीका है ताकि हम बाद में उस हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट कर सके। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन में हम लॉजिकल प्रेडिक्शन बनाते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दी गिवन हाइपोथेसिस। जो हमारा हाइपोथेसिस है उससे रिलेटेड हम एक लॉजिकल प्रेडिक्शन बनाएंगे कि ऐसा होगा, ठीक है। अभी हमने कुछ मालूमात हासिल की हैं और हम उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कुछ फ्यूचर से मुताल्लिक बताने जा रहे हैं। लेकिन आप जो फ्यूचर से रिलेटेड प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, वो इलॉजिकल नहीं है, ऐसे रैंडमली नहीं कर रहे हो। आपके पास उसकी कोई ना कोई लॉजिक है। हां, कमी सिर्फ इस चीज की है कि आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव नहीं किया, तो हम उसी तरफ ही तो जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब डिडक्शन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये इंडक्टिव के ऑपोजिट है।
डिडक्टिव रीजनिंग में जब आप हाइपोथेसिस बना रहे होते हो ना, तो हम अगर और मगर का इस्तेमाल, इफ एंड देन, इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, ठीक है, ये इफ एंड देन है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमें एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक हाइपोथेसिस बनाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग से, तो फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि डेंगू फीवर जो है ना उसे मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं, मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। इफ, अब मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं इफ मॉस्किटो ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर द डेंगू वायरस, देन बाय किलिंग द मॉस्किटोज वी कैन प्रिवेंट डेंगू केसेस। ठीक है, मैंने इफ और देन का इस्तेमाल करते हुए डिडक्टिव रीजनिंग से एक स्टेटमेंट बना ली। मैंने कहा अगर तो डेंगू वायरस और डेंगू फीवर मॉस्किटो की वजह से ट्रांसफर होते हैं, तो अगर मैं मॉस्किटोस को ही किल कर लूं या उन्हें रिपेल कर लूं, तो इससे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डेंगू फीवर केसेस कम हो जाने चाहिए। मेरी बात पिक की है? मैंने कहा कि मॉस्किटो की वजह से अगर डेंगू फीवर हो रहा है और मैं अगर मॉस्किटोस को किल करूं या मॉस्किटोस को रिपेल करूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास डेंगू फीवर के केसेस भी कम होने चाहिए। अब ये मैंने डिडक्टिव रीजनिंग से हाइपोथेसिस के लिए स्टेटमेंट बना लिए। ठीक हो गया। अब जो आपके पास डिडक्शन का मेथड है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? डिडक्शन का जो मेथड है ये हमें हाइपोथेसिस को वैलिड करने के लिए चाहिए होता है। हम देखना चाहते हैं कि हम जो हाइपोथेसिस बना के आ रहे हैं क्या ये ठीक है कि नहीं। अगर एक स्टेप हम पीछे जाके देखें, ये देखो हमने क्या हाइपोथेसिस बनाया अपनी ऑब्जर्वेशन से, डेंगू फीवर वायरस की वजह से हो रहे हैं और उस वायरस को ह्यूमन बॉडी में मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये मेरा हाइपोथेसिस था और इससे मैंने फिर आगे डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हुए एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाई। मैंने कहा अच्छा अगर तो मॉस्किटो इस वायरस को ट्रांसफर करते हैं फिर फीवर होता है, तो क्यों ना मैं मॉस्किटो को किल करके देखूं, हो सकता है मॉस्किटो किल करने से केसेस भी कम हो जाए। अब ये मैंने डिडक्शन से हाइपोथेसिस के लिए स्टेटमेंट बना लिया जिससे मैं देखूंगा कि मेरा हाइपोथेसिस वैलिड है या नहीं है। और दूसरी चीज, इसी बेस पे मैंने आगे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो डिडक्शन एक तो हमारे हाइपोथेसिस को वैलिड और इनवैलिड करने में मदद देते हैं और दूसरा ये साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में मदद देता है कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो किस तरह से करने हैं, किस चीज को आप प्रूफ या डिसप्रूफ करना चाह रहे हैं। तो ये आपको डिडक्शन से पता लगता है। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास फाइनली एक्सपेरिमेंट्स आ गए। अब हम एक्सपेरिमेंट से अपने हाइपोथेसिस को वैलिड या इनवैलिड करेंगे। फिफ्थ स्टेप है, मकसद क्या है, हाइपोथेसिस के दौरान जो हम पेशगोई कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसे हम टेस्ट कर सकें, चेक कर सकें। एक्सपेरिमेंट जो है ये हमारे पास केयरफुल टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें हम जो टेस्ट कर रहे होते हैं उसमें हमने पूरी केयरफुल स्टडी की होती है। और हम करते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर। अभी हम देखेंगे तो आपको समझ आएगी। एक फैक्टर चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसको चेंज करने से दूसरे फैक्टर पे क्या असर पड़ता है। यह हमारे एक्सपेरिमेंट का मकसद होता है। ठीक है, आगे जाके आप फैक्टर के लिए वर्ड सुनोगे, वेरिएबल। तो मैं यह भी कह सकता हूं कि हम एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान एक वेरिएबल चेंज करेंगे और उसका दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट स्टडी करेंगे। तो इस तरह से वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे भी। अपने एग्जाम्पल को आगे कैरी करते हैं। A biologist might test if applying insect repellent on the skin can stop mosquito bites and dengue fever. अब मैं जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं ना, मैंने एक्सपेरिमेंट में यह देखना है कि अगर मैं स्किन पे मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे कर दूं जिससे मॉस्किटो बाइट कम करे, और मॉस्किटो बाइट कम करने से डेंगू फीवर भी
कम हो। अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, ठीक है। जो मैं एक्सपेरिमेंट डिजाइन करूंगा उसकी कुछ खुसूसियात होनी चाहिए जो उसको अच्छा एक्सपेरिमेंट बनाए। वो खुसूसियात क्या है कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ना ये बड़ा क्लियर होना चाहिए और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बड़ा स्पेसिफिक हो, मुझे पता हो मैं क्या करने जा रहा हूं, किस मकसद के लिए कर रहा हूं। ठीक हो गया। प्रोसीजर बड़ा डिटेल होना चाहिए ताकि किसी दूसरे के लिए भी उसको स्टडी करना या रिपीट करना इजी टू अंडरस्टैंड हो। एक वेरिएबल को मैंने चेंज करना है एक वक्त में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप देखते हो एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम चेंज करके अपनी स्टडी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, एक वक्त में किसी एक फैक्टर को या एक वेरिएबल को चेंज कर रहे होते हैं। अभी आगे आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है, कि हमने एक वक्त में सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज करना है जिससे हमें अपने हाइपोथेसिस के ऊपर उसका इफेक्ट मालूम हो। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, मैंने कहा कि आपके पास जो अच्छा एक्सपेरिमेंट है ना इट शुड बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि मैं इसमें दो ग्रुप्स बनाऊंगा, एक को मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दूंगा और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप का नाम दूंगा। ये दो ग्रुप्स अगर मौजूद हैं तो मेरा एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि वो गुड एक्सपेरिमेंट है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। फर्क क्या है, जो कंट्रोल ग्रुप है ना मैंने इस पे अपना ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करना। क्या ट्रीटमेंट मैं करने जा रहा हूं, पीछे भी हमने देखा कि हम मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे करेंगे, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे करके स्टडी करेंगे कि उससे डेंगू फीवर के चांसेस कम हुए या ज्यादा हुए या उतने ही रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप में हम मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे नहीं करेंगे, तो ये ऐसा ग्रुप होगा विच डिड नॉट और डू नॉट रिसीव एनी ट्रीटमेंट। इसमें हम किसी फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे होंगे, इसको एज सच रहने दिया जाएगा। इसके मुकाबिल आपके पास एक्सपेरिमेंट ग्रुप होगा। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना इस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उन पे हम अपना ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी स्किन पे हम मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे करेंगे ताकि हम देख सकें कि इससे क्या चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। अब जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हो ना तो आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, पीछे मैंने वर्ड यूज किया फैक्टर और वेरिएबल का, और हमने देखा था कि हम एक वक्त में एक फैक्टर या एक ही वेरिएबल चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल आपके पास पे डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं। इसको जूम करें, ये देखो ग्रीन बॉक्स के अंदर एक आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन टर्मिनोलॉजीज को आपने अभी से याद रखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये वो वेरिएबल है जिसे आप चेंज करोगे, ठीक है, ये वो वेरिएबल है जिसे हम चेंज करने जा रहे हैं, और जब आप इसे चेंज करोगे ना तो इसका इफेक्ट आएगा दूसरे वेरिएबल पे जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, पहले मैं अपनी स्टेटमेंट पूरी कर लूं। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल होता है जिसे हम चेंज करते हैं। जब आप इसे चेंज करते हो ना इसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है। जिस वेरिएबल में चेंज आ रहा होता है उसे हम कहते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और तीसरा आपके पास होता है कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल जो है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसे हम कांस्टेंट रखते हैं, उसे हम चेंज नहीं करते। मकसद हमारा यह होता है कि ये कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी इफेक्ट आ रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा होगा। कोई और फैक्टर इसको चेंज ना करे, डिस्टर्ब ना करे, इसलिए फिर हम जो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट रखते हैं, उन्हें चेंज नहीं करते। अब ये वो तमाम टर्मिनोलॉजीज हैं जो अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपको सारा कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि कंट्रोल ग्रुप क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, उनमें क्या चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन से कांस्टेंट है। हाँ जी बिहा।
सर आपने अभी बताया था कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के बारे में कि उसमें दो कंडीशंस हों, कंट्रोल ग्रुप हो, एक्सपेरिमेंट ग्रुप। एक्सपेरिमेंट ग्रुप तो वो होगा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो इसमें कंट्रोल ग्रुप का क्या रोल होगा, ये क्या कंट्रोल ग्रुप और कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट, इसको कंफ्यूज कर दिया आप। यस सर, हमारा कंट्रोल ग्रुप क्या काम होगा, जबकि एक्सपेरिमेंट ग्रुप में तो एक्सपेरिमेंट जिन हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन, बताता हूं। देखो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, अगर तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंट्रोल ग्रुप भी आ गया तो मैंने कहा हम इसे कह रहे हैं ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि इसमें अब जो चेंजेस आएंगी ना, हम उन चेंजेस को ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो हम चेंजेस ला रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जबकि कंट्रोल ग्रुप में किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो उसकी फिर जरूरत ही क्या है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे। ऐसे ही है। अगर हम अपने केस को लेकर चलें, वैसे मैंने आगे सारा डिटेल बताना है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेंगू फीवर के केसेस को। ठीक है, अब कंट्रोल ग्रुप में मैंने 10 लोग रख लिए हैं। ये 10 लोग वो हैं जो उस जगह पे होंगे जहां मॉस्किटो बाइट करने से डेंगू फीवर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं इनके साथ अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं यूज करूंगा इन पे। और दूसरी तरफ मैंने अगेन 10 ग्रुप रख लिए, 10 लोग रख लिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। फर्क सिर्फ ये होगा कि मैं इन पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, ट्रीटमेंट अप्लाई करूंगा, और मैंने उस जगह रख दूंगा जहां पे मॉस्किटो बाइट करने से फीवर हो सकता है। और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, कि इनमें दोनों ग्रुप्स के अंदर किस तादाद में डेंगू केसेस आए हैं। फर्ज करो कंट्रोल ग्रुप के अंदर जितने भी इंडिविजुअल थे सभी को डेंगू हो जाता है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी सबको ही डेंगू हो जाता है। बात समझ आई? दोनों ग्रुप्स में सभी मेंबर्स को डेंगू हो गया। तो मुझे कंट्रोल ग्रुप की वजह से क्या पता लगा, मुझे कंट्रोल ग्रुप होने की वजह से पता लगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो मेरा ट्रीटमेंट था ना वो किसी काम का नहीं है। मैंने जो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज किया है वो डेंगू केसेस को कम नहीं कर रहा। ये मुझे कैसे पता लगा? कंट्रोल ग्रुप से, जहां मैंने डेंगू फीवर के लिए या मॉस्किटो के लिए रिपेलेंट यूज नहीं किया था। ये बात समझ आई है? अब इसी को आगे फर्दर लेके चलते हैं दूसरे केस में। अगर आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डेंगू केसेस कम आ गए हैं तो आप किसके साथ कंपेयर करोगे? आप कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करोगे। आप देखोगे कि कंट्रोल ग्रुप के सभी मेंबर्स में डेंगू फीवर हुआ है, जबकि आपके जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें हाफ में फीवर हुआ है, हाफ में फीवर नहीं हुआ। तो आप फिर कंपेयर करोगे दोनों के अंदर फर्क क्या था। तो जब आप कंपेयर करोगे आपको पता लगेगा दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क था कि हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रिपेलेंट यूज किया था। ठीक है, और इससे आप अखज करोगे कि जो आपने रिपेलेंट यूज किया है असल में इस वजह से डेंगू के केसेस कम हुए हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करके। क्लियर हुआ अभी? यहां यस सर। चलो आगे सारा यही है। देखो अब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, मॉस्किटो रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे करना है। जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है वहां हम स्प्रे नहीं करेंगे, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है यहां पे हम स्प्रे करेंगे। अब नीचे अगर आप बॉक्स देखो, इसको जूम करें, जो मॉस्किटो या इंसेक्ट रिपेलेंट आप यूज कर रहे हो ना, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जो हमने रिपेलेंट यूज किया है, स्प्रे यूज किया है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आप बदले में मॉस्किटो बाइट्स और डेंगू फीवर के केसेस देखना चाह रहे हो ना, ये दोनों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरी बात क्लियर हुई है? फातिमा माइक म्यूट करो। क्या आपके पास स्प्रे जो आप कर रहे हो रिपेलेंट का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आप डेंगू फीवर के केसेस देखना चाह रहे हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्प्रे यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
वो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेगा। यही तो हमने देखना है कि आपके पास स्प्रे करने से डेंगू फीवर के केसेस कम हुए हैं कि नहीं हुए, यानी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर हुआ? तो हमारे इस केस में जो स्प्रे है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो फीवर केसेस हैं ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और हम देखेंगे कि स्प्रे करने से आपके फीवर केसेस में क्या चेंज आया है। लास्ट है जी रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट तो हमने परफॉर्म कर लिया। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो इंफॉर्मेशन या डेटा हमें मिला होता है हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और उससे हम देखते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम रिजल्ट में एक्सपेरिमेंट से जो डाटा इंफॉर्मेशन आती है उसे इंटरप्रेट करके अपने हाइपोथेसिस के वैलिड और इनवैलिड होने का पता लगाते हैं। आपके पास जो डाटा आता है ना वो साइज में बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेट्स से अगर हम अपने केस की बात करें तो जरूरी तो नहीं है कि आप एक वक्त में 10 लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप हो सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ लोग पीपल जो हैं आप उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब इतने बड़े लोगों के साथ, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। अब आप किसी ऐसे मेथड की तरफ जाओगे जिससे आप अपने इंफॉर्मेशन को इजीली प्रेजेंट कर सको साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए या पब्लिक के लिए, जिससे उन्हें आपकी स्टडीज का पता चल जाए। तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट से मिली होती है उसको वो टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ताकि जो दूसरा पर्सन है सामने वो इजीली इन रिजल्ट्स को स्टडी कर सके। और इसी तरह साइंटिस्ट जो है उनमें एक चीज ये भी पाई जाती है कि जब भी वो अपना कोई साइंटिफिक काम करते हैं तो वो उसे दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटी तक भी फैलाते हैं ताकि जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो भी इस काम को मजीद रिसर्च कर सके, या इसको सही साबित करें या इसको गलत साबित करें। तो ये काम कैसे करते हैं? इस काम के लिए साइंटिस्ट जो है वो पब्लिकेशंस करते हैं, साइंटिफिक मीटिंग्स या साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस की जाती है जिसके थ्रू साइंटिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम एक हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स लेके आए हैं, ठीक है। मकसद सिर्फ यह है कि आपको हर स्टेप की अहमियत का आइडिया हो। 2 ग्रुप थे हमारे पास, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हर ग्रुप जो है उसकी आगे से 2 सिचुएशन है, बिफोर और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, और इसी तरह यह भी बिफोर और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर आप मॉस्किटो बाइट्स और डेंगू फीवर को देखें तो कंट्रोल ग्रुप को जरा देखो। बिफोर एक्सपेरिमेंट इसमें 13 मॉस्किटो बाइट्स हैं। हम कहते हैं इस ग्रुप के अंदर इतने मॉस्किटो ने बाइट किया और इतने केसेस जो थे वो डेंगू फीवर के आए। अब चूंकि हमने इस ग्रुप में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया होता तो इसलिए आप देखते हो कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट भी आपका रिजल्ट सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं आया होता। हां, हमें यह ग्रुप इसलिए चाहिए होता है ताकि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रिजल्ट्स को इसके साथ कंपेयर कर सकें। अब ऑब्वियस सी बात है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें एक्सपेरिमेंट से पहले वही सिचुएशन होगी जो कंट्रोल ग्रुप की थी, ऐसे ही है ना, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया। लेकिन आप जैसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास मॉस्किटो बाइट और डेंगू फीवर दोनों के केसेस कम नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने इस इंफॉर्मेशन से, डाटा से इंटरप्रेट करते हैं। असल में क्या हुआ कि जब आपने स्प्रे किया, इंसेक्ट रिपेलेंट का स्प्रे किया, तो जो लोग थे उन पे मॉस्किटो बाइट्स की तादाद कम हो गई। जब मॉस्किटो बाइट की तादाद कम हुई तो ऑब्वियसली मतलब है लोगों के अंदर डेंगू वायरस ट्रांसफर होने के चांसेस कम हो गए, जिसकी वजह से उनमें डेंगू फीवर के केसेस भी ड्रॉप कर गए, ठीक है। इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को प्रेजेंट करके इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप जो है उसमें आपने
इंसेक्ट रिपेलेंट अप्लाई नहीं किया था, इसलिए वो सेम ही रहा, उसका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हुआ। जबकि आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जहां आपने इंसेक्ट रिपेलेंट यूज किया, वहां आपने देखा कि मॉस्किटो बाइट और डेंगू फीवर के केसेस दोनों ड्रॉप किए। ठीक है, जब आप रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर लेते हो तो फाइनली हम क्या करते हैं, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन के अंदर हमारी जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी हमने ऑब्जर्व किया, हासिल किया, उसे आप समराइज करते हो, और समराइज करके जो आपके पास डाटा कलेक्ट होता है ना, उससे आप जो हमारे मेन क्वेश्चंस होते हैं, जिस मकसद के लिए हमने ये सब कुछ किया था, हम अपने डाटा से उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं कि ये मसला आ रहा था, इसकी वजह से हमने साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हुए इस मसले का हल निकाला है। अब जो हमने हल निकाला है, इससे हमने क्या क्या क्वेश्चंस दूर किए, उस मसले में क्या क्या चीजें हम सॉल्व कर चुके हैं, और हम इसी के साथ अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। मुमकिन अगर कोई एरर हो, यह भी बता दिया जाता है, साइंटिफिक कम्युनिटी खुद ही बता देती है कि हमारी स्टडी की ये लिमिटेशंस है, यहां तक हमने स्टडी किया, इन चीजों को हमने स्टडी नहीं किया, ताकि बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी उस चीज को स्टडी करे। और साथ ही साथ हम बताते हैं कि हमारा जो काम है, इसकी कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी है, सिर्फ थ्योरेटिकली कर रहे हैं या रियल लाइफ में भी लोगों को इसका फायदा है। ठीक है, एग्जाम्पल वही कि हम अपने इंसेक्ट रिपेलेंट वाले एक्सपेरिमेंट से ये चीज साबित कर चुके हैं कि मॉस्किटो बाइट और डेंगू फीवर के चांसेस कम है। तो ऐसे एरियाज जहां पे डेंगू फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आप अर्ली स्टेजेस पे ही और कुछ नहीं तो यही कर लें कि वहां पे इंसेक्ट रिपेलेंट का स्प्रे करें, तो लोगों में डेंगू केसेस कम हो जाएंगे। और लास्ट में हम लिमिटेशन बता देंगे। क्या लिमिटेशन हो सकती है? फर्ज करो हम अपने एक्सपेरिमेंट में कह देते हैं कि देखो, अभी तो हमने टेम्परेचर और पानी को छेड़ा ही नहीं है, कोई और साइंटिफिक स्टडी करे और उसमें वो टेम्परेचर को चेंज करके देखे और देखे कि टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से डेंगू फीवर पे कोई फर्क पड़ता है। तो ये क्या है? मेरे एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन है कि मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी ही नहीं किया। तो मैं साथ ही अपनी लिमिटेशंस भी बताऊंगा। लिमिटेशन बताने का मकसद क्या होगा कि और साइंटिस्ट इन फैक्टर्स पे काम करें ताकि इसकी स्टडी को और ज्यादा ब्रॉड किया जा सके। तो ये देखो, जो हमारा एक्सएलओ है उसे हम कंप्लीटली फुलफिल कर चुके हैं। हर स्टेप को हमने डिस्क्राइब किया है। ये उसके 6 स्टेप्स हैं जिन्हें 1 बाय 1 हम डेंगू फीवर के केस में डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो हमारे एसएलओ की डिमांड अच्छे से फुलफिल हो चुकी है। आपको साथ वर्कशीट दी गई है, क्वेश्चन बैंक दिया गया है। ठीक है, अगर आप बुक देखोगे तो बुक में आपके पास टेस्ट योरसेल्फ होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपने स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहें। मेरी नीयत थी कि अगर हम टाइमली इसको कवर कर लें तो कुछ ना कुछ वर्कशीट के क्वेश्चन भी एड्रेस करें। होप सो नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को इंशाल्लाह कर लेंगे। हमारा एक एसएलओ और एक ही टॉपिक रह गया चैप्टर 1 का। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह उसे कंक्लूड करेंगे, फिर आगे हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।